हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं वर्ग 10वीं का हिंदी जो हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए है 100 अंक का, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पहला शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो विधा में भाषण है, जो विधा में क्या है, भाषण है, और जिसके लिखने वाले या जिसके लेखक या भाषण करता है आपको भीमराव अंबेडकर। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल इससे पहले आदर्श ज्ञान सेंटर को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबावें, ताकि जो भी वीडियो मेरा आए पहले वो आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो आइए मैं आपके आगे बढ़ता हूं कि आज का जो शीर्षक है, इस शीर्षक को सुनते ही पता चलता है श्रम विभाजन यानी मेहनत का बंटवारा। श्रम विभाजन मेहनत का बंटवारा और जाति प्रथा। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लागू किया गया भारत में, इसकी वजह से देश में क्या हुआ, जैसे आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 4 वर्णों में 4 इसमें लोगों को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काम के आधार पर इन लोगों को बांटा गया था। उसी पर हमारे जो संविधान निर्माता हैं, संविधान समिति के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने अछूत समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की और इस प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली। उनके चंद बातों को, उनके जीवनी पर मैंने बहुत सारी बातों को आपके बोर्ड पर लिख रखा है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। मैं इस बात को बताने जा रहा हूं कि ये क्या है, श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है, और इस पर लेख लिखने की आवश्यकता या इस पर भाषण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आखिर तक आप देखते रहिए, जरूर आपको इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बी.आर. अंबेडकर पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आपके जन्म में एक प्रश्न आया होगा कि पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, तो कहां पैदा हुए? तो इनके पैदा होने का जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश। महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक स्थान है महू, वहीं इनका जन्म हुआ। किनका? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का। और जब इनका जन्म हुआ, आपके जहन में एक बात और गूंज रही होगी कि भाई इनके माता और पिता का नाम क्या था। मैंने आपके बोर्ड पर लिख रखा है, इनके माता का नाम या पिता का नाम था रामजी मालूजी सुखपाल। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालूजी सुखपाल। इनके पूरे नाम में बी.आर. अंबेडकर जी के दादा का नाम भी सम्मिलित है। मैं इसको बाद में आपको तोड़ के बताऊंगा, खंडन करके। इनकी माता का नाम था भीमबाई। इनकी माता का क्या नाम था? भीमबाई। किनकी माता का? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की माता का नाम था भीमबाई। और इनके दादा का नाम था मालूजी सुखपाल। इनके दादा का क्या नाम था? मालूजी सुखपाल। जो आप यहां बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, मालूजी सुखपाल इनके दादा का नाम था। ये चूंकि अंग्रेजी हुकूमत के मुताबिक, अंग्रेजी प्रशासन के अनुसार एक ऐसे इसमें थे कि ये फौजी, इनके दादा और पिता दोनों फौज में थे, और फौज में होने की वजह से अनिवार्य था शिक्षा उस परिवार के लिए। इसलिए भीमराव अंबेडकर आपको प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा उन्होंने इधर उधर करके ली, चूंकि इनके पिता, इनका दादा का इधर उधर स्थानांतरण होता रहा। जब इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली तो एक चीज इनके जीवन में आया, वो ये कि बड़ौदा स्टेट के नरेश ने, बड़ौदा स्टेट के राजा ने इनको प्रोत्साहन दिया, छात्रवृत्ति दी। क्या दी? छात्रवृत्ति। इस छात्रवृत्ति पर बी.आर. अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ये चीज गौर से देखिए,
अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में, यह चीज याद रखने की है। अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया। क्या क्या? अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया, एमए। और फिर उसी विश्वविद्यालय से 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी का डिग्री, पीएचडी की शिक्षा पूरी की और पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद फिर वह बैठ के नहीं रहे। शिक्षा पीएचडी की हो जाने के बाद क्या अब शिक्षा हो गई है, अब हम दूरिया कर जाएं, लेकिन नहीं। उसके बाद वो चले गए वहां से इंग्लैंड। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए वहां से। और इंग्लैंड जाने के बाद वहां के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने नामांकन कराया। और नामांकन के बाद वहां बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। किसकी तैयारी करते रहे? बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। परंतु एक घटना इनके जीवन में पेश आया, वो ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा स्टेट के जो नरेश ने इनको प्रोत्साहन दिया था पढ़ने के लिए, यह उन्होंने अचानक 1917 ईस्वी में क्या किया? बंद कर दिया। ये क्या हो गया? 1917 ईस्वी में उनका बंद हो जाने की वजह से वो फिर देश लौट कर चले आए। होने के कारण वो अपने देश भारत लौट आए। और भारत लौट आने के बाद जब आदमी के अंदर जिज्ञासा होती है, आदमी किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, अगर उसकी ऊंचाई कितनी भी हो पर उसका उड़ान नहीं रुकता है। इसी तरह बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी इस उड़ान को रुकने नहीं दिया, क्योंकि प्रोत्साहन राशि बड़ौदा स्टेट ने बंद कर दिया। तो इन्होंने 1918 से लेकर 1920 तक कड़ी मेहनत की। कई जगह इन्होंने मुलाजमत की, नौकरी की। नौकरी इन्होंने करने के बाद कुछ पैसे इनके पास जमा हुए और कुछ इनके दोस्तों ने, कुछ इनके जो बही खाते, इनके आपको शुभ चिंतक थे, 1918 से 1920 तक कड़ी मेहनत के बाद फिर ये इंग्लैंड गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1920 में ही ये इंग्लैंड चले गए और 1921 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो अधूरी तालीम थी उन्होंने एमएससी किया। उसके बाद 1923 ईस्वी में इन्होंने डीएससी किया। एमएससी और डीएससी करने के बाद इनकी बैरिस्ट्री कंप्लीट हुई। तब ये देश लौट कर आए। देश लौट के आने के बाद इनका जीवन एक लंबा संघर्ष में चलता रहा और ये वकील के संघ में शामिल हो गए। उसके बाद इनका वो चलता रहा। चलने के बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद ये आपको भारत का जो आज सबसे लंबा संविधान है, जो संविधान के तौर पर आज भारत चल रहा है, उस संविधान को इन्होंने लिखने का काम किया। लेकिन मैं एक चीज आपको उससे पहले बता देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान अर्थात 14वीं संतान थे। ये कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले इनके माता पिता को 13 संतान और थे। कितने संतान? 13 संतान। चूंकि इनकी जिंदगी में और है कि ये इनकी इनने माता का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी फूफी ने इन्हें पाला, ये कि रामाबाई, जो फूफी का नाम था, तो वो चीज। लेकिन एक बात बहुत खास जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये भाषण, जो इसकी विधा भाषण है, ये भाषण इन्होंने कब और किस लिए लिखी थी या तैयार किया था। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल एक कॉन्फ्रेंस होना था लाहौर में 1936 ईस्वी में। कॉन्फ्रेंस कहां होना था? लाहौर में। कहां होना था? लाहौर में।
लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो पाया, जो ये भाषण उनका वहां नहीं किया जा सका, तो इसके लिए इन्होंने तैयार किया था ये भाषण। चूंकि जाति पाति का इसमें उन्होंने बहुत ही जम के विरोध किया था, और उन्होंने एक बात को बताने की कोशिश की थी कि आज हमारा समाज जो जाति पाति के आधार पर विभाजित है, और इसी जाति पाति के आधार पर हम अपने कामों को भी बांटते हैं, जो उचित नहीं है, जो अनुचित है। इस बात को इन्होंने कहते हुए इन्होंने आपके पाठ में जो लिखा, जो भाषण का कुछ अंश आपके पाठ में है, जो पहला पाठ है, मैं इस भाषण का लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और फिर मैं इसकी व्याख्या भी करता समझाता भी जाऊंगा आपको। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। यह विडंबना, दुख की बात है, ये दुख की बात है। ऐसे दौर में भी, अब जब साइंस बहुत आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, तब जातिवाद के जो पोषक हैं, यानी जातिवाद को जो मान रहे हैं, जातिवाद को जो पोष रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। इसके जो पोषक हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, जातिवाद को, वो इसके कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। क्या समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जाति प्रथा जो है, ये श्रम विभाजन में के कारण अगर लोगों को उसकी रुचि के अनुरूप काम नहीं दिया जाता, तो उसका क्या होता है कि समाज में ऊंच नीच पैदा हो जाती है। अगला पैराग्राफ में कहा जाता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार मान लिया जाए तो ये जो है, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों कि ये मनुष्य की रुचि पर नहीं है। अगर मनुष्य के रुचि के अनुसार कार्य नहीं होता है, तो वह कार्य या तो पूर्ण नहीं होता है, या मनुष्य उस कार्य को छोड़कर भाग जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति आपको मरे हुए जानवरों को उठाने का काम करता है, लेकिन उसमें ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है जो प्रतिभा से परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसके गर्भ में ही उसका कार्य निर्धारण कर दिया था कि ये वही काम करेगा। तो उससे होता यह है कि उसकी प्रतिभा जो है वो वहां पर क्या होती है, छिन्न हो जाती है, टूट जाती है, और साथ साथ समाज में दरार भी पैदा होने लगता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हम किसी भी व्यक्ति का यानी उसके प्रशिक्षित करके उसकी जो प्रतिभा है उसको इतना आगे बढ़ाएं कि वो अपने कार्य को खुद चुन सके कि हमें कौन सा कार्य करना है। हमें जाति के आधार पर कामों को बंद नहीं करना है, जाति के आधार पर कामों को फिक्स नहीं करना, तय नहीं करना है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य का पेशा जब बच्चा पेट में ही होता है, गर्भ में ही होता है, तभी उसके माँ बाप के पेशे के आधार पर, माँ बाप के कार्य करने के क्षेत्र के अनुसार उसका कार्य तय कर दिया जाता है कि ये बच्चा जब जन्म लेगा तो वो यही कार्य करेगा। ऐसे बच्चे उसके अंदर प्रतिभा होने के बाद भी दूसरे कामों को कुशलता पूर्वक वह कर सकता है, जिस कारण वह नहीं कर सकता। इसका कुपरिणाम आगे बताया जा रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना
पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी हम उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देते, उसकी जाति के मुताबिक उसके काम को उसके ऊपर थोप देते, जिस कारण भुखमरी पैदा हो जाती। और यह भुखमरी का कारण उसकी क्षमता को विकसित नहीं होने देना, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है पर उसकी जाति के आधार पर उसका काम उसको मिल जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आज के उद्योग धंधों में चूंकि वैसे लोग को काम करने की जरूरत होती है, उनके अंदर क्षमता है और वो अगर नीची जाति का है या अन्य जाति का है तो वो उस उद्योग में काम नहीं कर पाता, जिस कारण या तो उत्पाद नहीं बढ़ता, और उत्पाद अगर बढ़ता भी है तो उसको क्योंकि दूसरी तरफ दूसरा जो उसका पहलू होगा वो ये होगा कि जब उस जाति के लोगों का काम नहीं करने दिया जाएगा तो उस जाति का लोग उस उत्पाद को उपयोग भी नहीं करेगा। ये एक जो आपको ऋणात्मक पहलू है ये भी है। दूसरी तरफ यह है कि आवश्यकता उसको इस बात की पड़ सकती है कि वो पेशा बदले, जाति के अनुरूप नहीं, जाति का जो पेशा उसको छोड़कर दूसरा पेशा इख्तियार करे। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। यानी आज जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार वैसे व्यक्ति को जो दूसरा पेशा चुनना चाहता पर उसका पेशा उसकी जाति का नहीं है तो वो उसको करने नहीं देता। मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जब आदमी के अंदर भुखमरी आती है तो भुखमरी के वजह से ही इस पृथ्वी पर बहुत सारी बुराइयां फैल जाती हैं। कोई चोर हो जाता है, कोई डाकू हो जाता है, कोई लुटेरा हो जाता है, कोई रास्ते चलते हुए किसी को छीन लेता है, तो ये भुखमरी के कारण होता है। और भुखमरी पैदा होने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि व्यक्ति को उसकी अभिरुचि के मुताबिक उसका काम नहीं करने देना, भले ही वह उसमें पारंगत हो, भले ही उसमें वो अच्छी सलाहियत रखता हो, अच्छा योग्यता रखता हो, पर उसे वो काम करने को नहीं मिलता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के अनुसार जो कार्य बांटा जाता है, इस कार्य के अनुसार अगर उसे वो कार्य नहीं मिल रहा सालों भर तो उसके सामने भुखमरी आ जाती है। भुखमरी बेरोजगारी का कारण है, बेरोजगारी के कारण भुखमरी होती है, और जब भुखमरी होती है तो वही सब सारे बुराइयों को जन्म देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। हम देखते हैं कि ये जो श्रम विभाजन है उसकी दृष्टि से जाति प्रथा जो वह गंभीर है। क्यों गंभीर है? इसलिए कि हम श्रम विभाजन जाति पर कर देते हैं, जिस कारण अच्छा काम करने वाला भी, अच्छी क्षमता रखने वाला भी उस काम को नहीं कर पाता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व तो नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। आज के ये उद्योग धंधों के जमाने में कार्यवश मजबूरी करना पड़ता है। मैं आपको एक बात उदाहरण के साथ आगे बताऊंगा। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ये चलता ही रहे ये धारणा तो मनुष्य को क्या करता है, या तो काम करने का टालू बना देता है या कम काम करने वाला बनाता है, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में कम कोढ़िया भी कह देते हैं कि काम नहीं करने वाला, काम चोर। आइए, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी किसी व्यक्ति की रुचि है मोटरसाइकिल ठीक करने में और उसका माँ बाप जबरन उसको लगा रहा है कि खेत रोपो या दूसरा काम करो, वो उसमें नहीं कर पाता है।
क्योंकि वो हंसते हंसते खेलते खेलते मोटरसाइकिल ठीक करना सीख लेता है, लेकिन दूसरे काम की तरफ उसको भेजा जाता है जो उससे भी आसान होता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि नहीं होती है। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आपकी अभिरुचि किसी काम में नहीं, क्रिकेट खेलने में नहीं है, आप क्रिकेट खेलने नहीं जाते और वहां जबरन आपका साथी लाके मैदान में खड़ा कर दे, या तो बैट छूट के किसी को लग जाएगा या बैट आपके पैर में लग जाएगा जो आप घायल हो जाइएगा। दूसरी तरफ एक बात और भी है कि कोई लड़की है जो मसाला पीसना नहीं चाहती है, मसाला पीसना नहीं चाहती है, पर उसकी मम्मी उसे जबरन पिसवा रही है, रुचि नहीं है उसकी, जानती वो है पर रुचि नहीं है, वो जबरन पिसा रही है, तो या तो ज्यादा हल्दी दे के पीस देगी या ज्यादा मिर्चाई दे के पीस देगी जो आपके पेट के लिए वो हो जाएगा, गड़बड़ी पैदा कर देगा। तो यह है अभिरुचि के खिलाफ काम करवाना। एक बच्ची साइकिल चला के जाना चाहती है आपको पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए, आप उसको कहते हैं कि पैदल भेज दो, तो वह कहीं से लौट के चले दिखाए तो हम थक गए। ये सब हो जाता है अभिरुचि के खिलाफ काम करने पर। तो जाति प्रथा भी इस चीज को जन्म दे रहा है। तो आइए, आर्थिक पहलू से भी ये जो है जाति प्रथा ये हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती। अगर उसकी रुचि के मुताबिक उसको काम नहीं मिलता तो जाति प्रथा के अनुसार उसे जब काम मिलता है तो उसको क्या करता है कि नियमों में जकड़कर उस व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को बेकार बना देता है। अब लेखक कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। समस्या का जो रचनात्मक पहलू है, जिस पहलू से समाज में सुधार आ सकता है, जिस पहलू से समाज में जाति प्रथा की जो दीवार है वह ढह सकती है, वह कम हो सकती है, उसको लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब लेखक कहते हैं कि अगर मैं जाति के विरुद्ध हूं, आप मुझसे सवाल करेंगे तो सवाल ये होगा कि आखिर आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, अब इस आदर्श समाज के लिए इन्होंने 3 पहलुएं बताई, 3 बातें बताई, जरा गौर से सुनिए। पहला है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, भ्रातृत्व, भाईचारे पर, स्वतंत्रता, आजादी। आज समाज में आजादी नहीं है काम करने की। अगर दूसरे जाति का काम कोई दूसरा कर लेता तो लोग उसको तरह तरह की बातें कह के चिढ़ाते हैं। और उसके बाद है समता, बराबरी सबको। अगर किसी भी समाज में बुराई देखी जाए या देश पीछे जा रहा हो, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वह असमानता। क्योंकि जब आप किसी को समान नहीं मानेंगे, वह भी आपको समान नहीं मानेगा। जब समान नहीं मानेगा तो 2 व्यक्ति में लड़ाई होगी, और जब 2 व्यक्ति में लड़ाई होगी तो दोनों व्यक्ति का जो पक्ष होगा, जाति पक्ष, उसका पक्ष चलेगा, जिससे लड़ाई बढ़ जाएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। उसके बाद है भ्रातृत्व, भाईचारा। भाईचारा बहुत जरूरी है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए। भाईचारा बहुत जरूरी है, हर एक को अपना भाई मानना। सिर्फ जो भाई एक वतन से पैदा होता है या एक कोख से पैदा होता है वही नहीं, बल्कि समाज में रहने वाला या आपके साथ काम करने वाला या आपके साथ क्लास में पढ़ने वाले जितने लोग हैं, भाई, जितने लड़के हैं वो भाई हैं, जितनी लड़की हैं वो बहन है। अगर इस तरह की भावना रख के आप चल रहे हैं तो क्लास में भी शांति होगी और क्लास के हर बच्चे आगे बढ़ेंगे। आइए, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। वांछित परिवर्तन, जिस परिवर्तन को हम चाहते हैं वह समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसका सबसे बड़ा जो मैं अभी आपको उदाहरण दिया कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, लड़के हैं वो भाई हैं, जितनी लड़कियां वो बहन है। ये मानकर अगर चले, ये समानता का भाव अगर पैदा हो जाए तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो विकास का मामला है या और दूसरी चीजें वो पहुंच सकता है। ऐसे समाज की बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह
भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यही भाईचारे का दूसरा नाम, जो दूध और पानी की तरह मिल जाते हैं, दूध और पानी की तरह मिल जाने के बाद उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह अगर समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना भाई समझकर अपनी तरह समझे और अपने काम के लिए जो काम वो कर रहा है दूसरे को भी प्रेरित करके आगे बढ़ाए, तो यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है समानता और भाईचारा। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा। और आइए अब जो लेखक कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन पद्धति नहीं है। सिर्फ शासन पद्धति हो जाए तो भी वहां एक बुराई पैदा हो जाएगी कि हर आदमी एक दूसरे पर शासन करेगा। जैसे ही वो शासन करेगा, जिस पर शासन करेगा वो नीचा समझा जाएगा और जो शासन कर रहा है वो अपने आप को ऊंचा समझेगा, तो भाईचारा फिर नहीं होगी। बल्कि ये एक दिनचर्या है भाईचारा, और इस दिनचर्या इन्हें रोजाना की जिंदगी में शामिल होना चाहिए। और एक अनुभवों का अनुदान प्रदान भी होता है इससे। इसमें यह आवश्यक है अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। हर व्यक्ति को अपने साथियों के प्रति जो आपके साथ हैं, चाहे वो व्यापार के मैदान में हो, चाहे वो खेती करने के मैदान में हो, चाहे वो आपके क्लास में पढ़ने के मैदान में हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, दो मजदूर खेत रोपने जा रहा है, खेत रोप रहा है और एक मजदूर अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, एक को नीचा समझ रहा, तो दोनों में कभी बनाव नहीं होगी, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा होगा तो खेत भी पूरा रोपा नहीं जाएगा, उस मजदूर को भी पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान का भी खेत पूरा नहीं रोपा जाएगा। ये एक ऐसी बात है। आप देखते होंगे अभी कि शादी विवाह में लोग बिरादरी और जाति को ला के खड़ा कर देते हैं कि वो मेरे बिरादरी का नहीं, वो मेरी जाति का नहीं, इसलिए हम वहां शादी नहीं करेंगे। क्योंकि एक लड़की और एक लड़का दूसरे को अगर चाहता, शादी करना चाहता, तो ये जो बिरादरी और जाति वाली दीवार है इसको ढा देनी चाहिए। क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना चाहता है, इसलिए वो एक दूसरे को चाहता है या एक दूसरे से प्रेम करता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो बात इसमें कही वो ये कि हम समाज को बंटने नहीं दें, हम समाज में हर एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समान दृष्टि से देखें, ताकि भाईचारा स्थापित हो सके। और जब भाईचारा स्थापित होगा तो एक सफल लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। जब सफल लोकतंत्र आगे बढ़ेगा तो देश विकसित होगा। जब देश विकसित होगा तो उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को विकसित समझेगा। तो आइए मैं आपको आज फिर आमंत्रित करता हूं, आप मेरे ऑनलाइन चैनल पर आदर्श ज्ञान सेंटर पर आइए, जुड़िए और हमारे आदर्श ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन बटन दबाकर हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न लेके आऊंगा। सब्जेक्ट आपके जो विषय है मैं उसको भी पढ़ाता चलूंगा और व्याकरण और इसके साथ बुक के साथ, पुस्तक के साथ मैं लेके आऊंगा। तो आपको आज मैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन पढ़ाकर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समाज में जो ऊंच नीच का ये है बर्ताव है, एक दूसरे को नीचा समझना, खुद को ऊंचा समझना, ये सबसे बड़ी खराबी है, इसको हम दूर करें। आज बस इतनी सी बात थी। जय हिंद। बंद करो, बंद करो।